नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक रात की दुल्हन। सेठ दीपनारायण मदनपुर के एक जाने माने सेठ थे। उनका कारोबार कई नगरों तक फैला हुआ था। वह अनाज के और कपड़ों के होलसेल व्यापार करते थे। उनका एक मुनीम थे नथुलाल, जिनके सहयोग से उनका कारोबार चलता था, या यूं कहिए कि नथुलाल ही सारा कारोबार देखते थे। दीपनारायण सेठ का कोई बड़ा परिवार नहीं था। घर में सिर्फ पति पत्नी ही रहा करते थे। दीपनारायण के परिवार की सबसे बड़ी समस्या थी कि 3 पीढ़ियों से उनके परिवार में एक ही संतान होती आई थी, और दीपनारायण के तो विवाह के 14 साल गुजर गए थे, कोई संतान ही नहीं हुई थी। दीपनारायण सेठ और उनकी पत्नी के लिए बड़ी बात थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे आगे चलकर संभालने वाला कोई नहीं था। पत्नी दीपनारायण पर दूसरा विवाह की दबाव भी बना रही थी, परंतु सेठ ने साफ मना कर दिया। बताया कि हमारे ख्याल से हमारी 5 पीढ़ियों में किसी ने कभी दूसरी शादी नहीं की है, तो मैं भला उस परंपरा को कैसे तोड़ सकता हूं। हमारे खानदान में विवाह के 20 साल बाद भी बच्चे जन्म लिए हैं, तो अभी घबराने जैसी कोई बात नहीं। भगवान ने चाहा तो अवश्य ही हमारे घर पुत्र की प्राप्ति होगी। इस तरह 10-20 विवाह कर लेने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि मेरी हाल उस आदमी की हो जाएगी जो अपने सिर पर 4-5 शिखा रख कर चलता है। सेठ ने अपनी पत्नी से स्पष्ट कर दिया कि तुम अभी 4-5 साल इस विषय पर फालतू बकवास नहीं करोगी। सेठानी धर्मपरायण और दयालु स्त्री थी। दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं रहती थी। वह सेठ की बात मान और भगवान पर सब कुछ छोड़कर चुप रह गई। वह नित्य प्रति पूजा पाठ करती और असहायों की मदद कर दिया करती। समय गुजरता गया और भगवान ने विवाह के 16वें साल में सेठानी की गोद भर दी। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए। सेठ ने सेठानी से कहा कि देखो, तो मैंने कहा था ना कि हमें अवश्य ही संतान होगी। सेठ सेठानी बच्चे का लालन पालन बहुत ठीक ढंग से करने लगे। दोनों ने अपने बच्चे का नाम मेहेंगू रखा। दरअसल एक परंपरा है कि जिनके घर बच्चे देर से जन्म लेते हैं, या जिनके 1-2 बच्चे जन्म लेते मर जाते हैं, वैसे लोग अक्सर अपने बच्चे का नाम थोड़ा उटपटांग रखते हैं, जैसे चिरकुट, खिचडू, पोतन, घुरहू इत्यादि। तो उसी तरह का नाम सेठ ने अपने बेटे का रख दिया। मेहेंगू धीरे धीरे 5 साल का हो गया। सेठ ने उसको पढ़ने का व्यवस्था भी करा दिया। पहले के जमाने में आज के तरह विद्यालय नहीं हुआ करते थे। उस समय गुरुकुल चला करता था, जिसमें ज्यादातर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने जाया करते थे। साधारण लोगों में से कोई 1-8 लोग ही अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण के लिए भेज पाते थे। तो सेठ दीपनारायण को कोई कमी तो थी नहीं, तो उन्होंने मेहेंगू को शिक्षा ग्रहण के लिए भेज दिया। मेहेंगू पूरे 10 साल शिक्षा ग्रहण के बाद घर लौट आया। अब वह 16 साल का हो चुका था। अपने पिता के कामों में हाथ बंटाने लगा था। अपने पिता के साथ दूसरे नगर में भी व्यापार के लिए चला जाता। इससे उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वह 4-5 साल में ही धंधे में माहिर हो गया। दीपनारायण सेठ चाहते थे कि अपने बेटे का विवाह कर दूं, परंतु अभी मेहेंगू नानुकुर कर टाल दे रहा था। उसका टालने का कारण दीपनारायण ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। दरअसल वह दूसरे नगर के सेठ फतिंगन की बेटी से प्यार कर बैठा था। फतिंगन बड़े कारोबारी थे और दीपनारायण से माल भी खरीदते थे, परंतु वह अपनी बेटी की शादी मेहेंगू से नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दीपनारायण के परिवार के बैकग्राउंड के विषय में फतिंगन को सब पता था कि भले ही धन संपत्ति के मामले में दीपनारायण बड़ा सेठ है, परंतु वंश परंपरा में उसके घर बड़ी मुश्किल से एक बच्चा पिछली 5 पीढ़ियों से जन्मता आया है। जब फतिंगन को पता चला कि उसकी बेटी भी मेहेंगू से प्यार करने लगी है, तो आनन फानन में तुरंत उसकी शादी दूसरी जगह कर दी।
मेहेंगू ने जब यह सुना तो उसके दिल को बहुत धक्का लगा कि फतिंगन की बेटी चंपा कितनी भोली थी। जब उससे मिलती तो साथ जीने मरने की कस्में खाती, परंतु उससे बिना कुछ सिकवा गीला किए आराम से डोली चढ़ दूसरे के साथ चली गई। जब भोली सूरत वाली लड़कियां इस तरह की होती है तो चतुर और तेज लड़कियां कैसी होंगी। दीपनारायण को इस बात की जानकारी बाद में हुई कि बेटा फतिंगन की बेटी को पसंद करता था। बोले, बेटा तुमने पहले मुझे बताया ही नहीं, वरना हम अवश्य ही फातिगन की बेटी से ही तुम्हारा विवाह करते, परंतु अब वह दूसरे की स्त्री है। आठ तुम उसे भूलकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। हम बहुत अच्छी लड़की से तुम्हारा विवाह करा देंगे। परंतु मेहेंगू अब किसी की बात नहीं सुनने वाला था। पिता से बोला, क्षमा करें, अभी मैं इस विषय पर कई सालों तक चर्चा नहीं करूंगा और आप लोग भी हमें परेशान नहीं करेंगे। इस तरह 5 साल और गुजर गए। सहसा दीपनारायण सेठ बीमार पड़े और गुजर गए। मेहेंगू पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा, वह तो बिल्कुल बिखर जाता, परंतु मुनीम नथुलाल ने उसे संभाल लिया। सेठानी की भी हालत खराब रहने लगी। मेहेंगू ने उसका बहुत उपचार कराया, परंतु उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो सेठानी नथुलाल से बोली, मुनीम जी अब मेरे घर परिवार के आप ही खेवनहार हो। मेरी अंतिम इच्छा है कि बहू की सूरत देख कर मरूं। तुम मेरे बेटे की शादी तत्काल करा दो। नथुलाल के सामने समस्या खड़ी हो गई कि एक दिन में विवाह किससे करा दूं, और बेटा है कि शादी को तैयार ही नहीं है। नथुलाल मेहेंगू से बोले, बेटा तुम्हारी मां अब नहीं बचाने वाली, इसलिए उसकी हर इच्छा पूरी करना तुम्हारा काम है। अगर कह रही है कि बहू ला दो तो तुम्हें उसकी मांग पूरी करनी चाहिए। कहीं से कैसे भी उसके लिए एक बहू का प्रबंध करो। मेहेंगू बोला, मुनीम जी आप गजब करते हो, भला मैं विवाह कैसे कर सकता हूं, और इतनी जल्दी तो कोई नकली प्रबंध भी नहीं हो सकता। नथुलाल बोले, बेटा कुछ भी हो सकता है। जिसके पास लक्ष्मी है वह सही काम करे या ना करे, परंतु हर गलत काम कर सकता है। तुम नकली शादी के लिए तैयार हो जाओ तो मैं एक रात के लिए तुम्हें दुल्हन की भी व्यवस्था कर सकता हूं। मेहेंगू बोला, मां के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, परंतु देखना किसी कोठे वाली को मेरे घर में मत ले आना। नथुलाल बोले, बेटा हमें भी मान मर्यादा का ख्याल है। तुम्हारे लिए बिल्कुल कुंवारी लड़की को ले आऊंगा, परंतु ध्यान रहे यह सिर्फ एक नाटक होगा। तुम उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाओगे, सिर्फ एक रात की बात है। हमें लगता है तुम्हारी मां बहू की सूरत देखते ही स्वर्ग सिधार जाएगी। फिर हम उस लड़की को इज्जत के साथ उसके घर छोड़ आएंगे। किसी को खबर भी नहीं होगी कि किसकी लड़की है, और तुम्हें भी नहीं बताऊंगा कि किसकी लड़की को नकली बहू बनाकर ले आऊंगा। बस इसके लिए पूरे 100 सोने की मुहरें खर्च करनी पड़ेगी। मेहेंगू बोला, चाहे खर्चे जो भी लगे, मां की इच्छा पूरी कर दो। मुनीम जी सुबह के गए शाम में लौटे। अपने साथ एक खूबसूरत लड़की को खूब सजा धजा कर महंगे कपड़े पहना कर ले आए। देखने में वह एक सेठानी लग रही थी, परंतु उसकी शरीर की हालत ठीक नहीं थी। वह बहुत दुबली पतली और काफी कमजोर थी। नथुलाल उसे सेठानी के पास ले गया और बोला, बड़ी बहू, मैं खास आपके लिए एक बहू लेकर आया हूं। हमने इससे मेहेंगू का विवाह एक मंदिर में करा दिया है। आप आंखें खोलो और बहू को देख लो। बीमार सेठानी ने आंखें खोली और बहू को देखी। बोली, मुनीम जी अब मैं जी जाऊंगी। बहू अपने हाथ से सेवा करे तो मैं बच जाऊंगी। मेहेंगू और मुनीम जी सोचे कि सेठानी अवश्य ही आज की रात मर जाएगी, क्योंकि वैद्य भी यही कह गए थे कि 1-2 दिन की मेहमान है। पूरी रात बीत गई, परंतु सेठानी नहीं मरी। अब नथुलाल के सामने एक समस्या आ गई कि लड़की को तो एक रात के लिए ही दुल्हन बनाकर लाया था। दरअसल वह लड़की एक गरीब आदमी की थी। लड़की की मां लड़की के जन्म लेते ही मर गई थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी।
तो यह अपने सौतेली माँ के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी, तो वह सौतेली माँ के साथ रहती थी। परंतु सौतेली माँ एक नंबर की चुड़ैल थी। उसे कभी ठीक से भोजन भी नहीं देती थी, ऊपर से घर के सारे काम उसी से कराती थी। उसकी अपनी एक बेटी भी थी, जिससे वह काम नहीं लेती थी। माँ बेटी मिलकर इस लड़की से ही काम लेती थी। सौतेली माँ ने उसे एक रात के लिए 100 स्वर्ण मुद्रा पाकर भेज दिया था। परंतु अब समस्या आ गई थी कि रात तो बीत चुकी थी और सेठानी जिंदा थी। उसके जीते जी उसकी बहू को दूर कोई कैसे कर सकता था। आठ नथुलाल फिर एक चाल सोचा और लड़की के सौतेली माँ को 100 मुहरें इस शर्त पर दे आया कि अब लड़की सेठानी के सेवा के लिए 1 माह उनके साथ रहेगी, बदले में तुम 100 मुहरें और ले लो। सौतेली माँ भी खुश थी कि 1 महीने काम करने पर भी 1 मुहर मिल पाना संभव नहीं है, यहाँ तो पूरे 100 स्वर्ण मुद्रा मिल रहा है। उधर लड़की के हाथ में कौन सा जादू था कि सेठानी की सेवा करने से चारपाई पर गिरी सेठानी 1 हफ्ते में उठ बैठी। वह 15 दिन में इतनी भली चंगी हो गई कि उठकर घूमने लगी। कोई कह ही नहीं सकता था कि वह बीमार भी थी। उसने एक दिन मेहंगू के कमरे में देखा कि अकेले सोया है, बहू दूसरे कमरे में सोई है। तो बहू पर काफी गुस्सा हुई कि पत्नी को पति के साथ ही सोने चाहिए। अब मैं ठीक हो चुकी हूं, मुझे रात भर सेवा की जरूरत नहीं है, अब तुम अपने पति की सेवा करो। सेठानी को थोड़े पता था कि उसके साथ नाटक हो रहा है। लड़की को भी पता हो गया था कि सेठानी उसी के भरोसे जिंदा है। अगर पता चल गया कि मैं नकली बहू हूं तो वह उसी वक्त मर जाएगी। उस लड़की को सेठानी को दिखाने के लिए मेहंगू के कमरे में ही जाकर सोना पड़ा। मेहंगू से बोली कि आप मुझे गलत मत समझ लेना, मैं माँ की खुशी के खातिर आपके कमरे में आई हूं, वरना मेरी औकात आपके सामने एक नौकरानी का भी नहीं है। यह बात मेहंगू के दिल को छू गई। बोला, किसने कहा कि तुम नौकरानी हो? तुमने मेरी माँ की बुझती श्वास को वापस लेकर आई हो। माँ अगर तुम्हें बहू मान चुकी है तो आज नहीं तो कल तुम उसकी बहू जरूर बनोगी, बस थोड़ा इंतजार करो। सुबह में सेठानी ने बहू को जमीन पर और बेटे को पलंग पर सोए देखा तो भड़क उठी। बोली, मेहंगू तू अपने आप को समझता क्या है? बहू आज से पलंग पर ही सोएगी और भूमि पर अगर सोना होगा तो तुम खुद सोएगा। इधर 1 माह होने को आया। अब नथुलाल के सामने समस्या थी कि अब फिर किस तरह मामले को आगे बढ़ाए। अगर लड़की चली जाती है तो सेठानी बीमार पड़ जाएगी और अगर नहीं जाती है तो उसकी सौतेली माँ कोहराम मचा देगी। नथुलाल और मेहंगू आपस में बातें कर रहे थे कि अब क्या होगा। मेहंगू कह रहा था कि लड़की को तो अब मैं भी घर से जाने नहीं देना चाहता, परंतु उसकी सौतेली माँ मुश्किल कर देगी और कहीं उसके जाने से माँ फिर बीमार पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। नथुलाल बोला, बेटा मेहंगू, इस तरह नकली शादी कितना दिन चल पाएगी? तुम्हें अगर लड़की पसंद है तो उससे विवाह कर ले, फिर उसकी सौतेली माँ भी कुछ नहीं कर पाएगी। मेहंगू बोला, मुनीम जी, आप मेरे मुनीम भी हो और ताऊ भी हो, आपको जैसा उचित लग रहा है वही करो। उन दोनों को नहीं पता था कि पास बैठकर सेठानी सब सुन रही है। नथुलाल बोला, बेटा कहो तो तुम्हारे विवाह की तैयारी शुरू कर दूं। बीच में सेठानी बोल पड़ी, मेहंगू क्या बताएगा? मैं कह रही हूं कि आज ही विवाह की सारी तैयारी पूरी करो। सेठानी को पास बैठे देख दोनों हक्का बक्का रह गए। मेहंगू बोला, माँ तुम? सेठानी बोली, बेटा मैं तो उसी दिन जान गई थी कि जब तुम पलंग पर सोया था और बहू जमीन पर लेटी थी तो मुझे समझ आ गया था कि मेरे साथ खेल खेल रहे हो, परंतु मैंने भी ठान लिया था कि बहू तो वहीं रहेगी जिसे मैंने बहू मान लिया है। इससे पहले कि इसकी सौतेली माँ यहाँ आकर नाटक करे, मेहंगू और इस लड़की का विवाह तुरंत करा दीजिए।
नथुलाल ने तुरंत पंडित बुलवाया और विवाह करा दिया। जब लड़की के सौतेली माँ को पता चला कि उसकी सौतेली बेटी सेठ की बहू बन गई है, तो उसकी तो पैर के तले की जमीन खिसक गई। काश अपनी संगी बेटी को भेज दी होती तो हमारी बेटी सेठानी बन गई होती। परंतु कुलक्षणी नाशपीती, जन्मते माँ को खाने वाली, इतना बड़ा भाग्य लेकर आई है, मुझे तो पता ही नहीं था। परंतु अब क्या हो सकता है, चलती हूँ, कुछ नाटक करूंगी तो जरूर कुछ मिल जाएगा। तब उसकी अपनी बेटी ने समझाया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम नदी के धार के विपरीत बहने की कोशिश मत करो, नदी में डूब जाओगी, धारा के साथ बहोगी तो कहीं न कहीं किनारे लग जाओगी। अब मेरी बात ठीक से समझ लो, हमें इस विवाह का स्वागत करने चाहिए। सौतेली बहन खुश हो गई तो मेरी भी शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी। इधर मेहंगू को वह लड़की बहुत पसंद आई। उसे भी समझ आ गया था कि अमीर की लड़की से विवाह करने पर लड़की बाप के दौलत के नशे में हमेशा घमंड से भरी रहेगी, जबकि गरीब लड़की हमेशा वफादार साबित होगी। एक गांव में एक रामरतन नाम का किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम नवरतन था। नवरतन एक होनहार और बहुत चतुर लड़का था, परंतु उसने जानबूझकर अपना रहन सहन मूर्खों जैसा बना रखा था। उसे मूर्ख समझने के कारण उसका कोई भी मित्र नहीं था। गांव वालों को लगता कि एक नंबर का जाहिल है, इसकी मूर्खता के कारण विवाह भी नहीं हो पाएगा। इस गांव में बहुत चतुर चालाक बिन ब्याहे पड़े हैं, तो इस मूर्ख को कौन पूछेगा। संयोग से इसकी शादी हो भी गई तो इसकी बीबी 2-4 दिन में जूतियां मार भाग जाएगी। पहले जमाने में किसी की शादी हो जाना सरकारी नौकरी मिल जाने के बराबर था। किसी किसी गरीब गांव में तो आधे से अधिक नवयुवक बिन ब्याहे रह जाते थे। लेकिन उसके पिता रामरतन को सब पता था कि नवरतन जैसा इस गांव में कोई नहीं, इसकी फिक्र मुझे करने की कोई जरूरत नहीं। मूर्ख पुत्रों की देखभाल माता पिता करते हैं, जबकि चतुर पुत्र माँ बाप की देखभाल करते हैं। रामरतन ने अपने एक रिश्तेदार को 1 साल पहले उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण कुछ पैसे उधार दिए थे। उन्होंने 6 माह में लौटा देने की बात कही थी, परंतु 1 साल बीत जाने के बाद वह रिश्तेदार पैसे लौटाना तो दूर एहसान जताने भी नहीं आया। तो रामरतन ने अपने पुत्र से कहा कि तुम बसंतपुर जाओ और अपने रिश्तेदार की स्थिति पता करो। अगर उसकी स्थिति बेहतर हो गई है तो उधारी की याद दिला देना, और स्थिति बदतर हो गई हो तो उन्हें पुनः मदद की आश्वासन दे देना। दूसरे दिन नवरतन अपने रिश्तेदार के पास कुछ भोजन सामग्री साथ लेकर चल पड़ा। बसंतपुर पूरे 18 कोस दूर था, जहां जाने के लिए पैदल ही जाना था। रास्ते में घने जंगल और पहाड़ी पड़ते थे। बीच बीच में कहीं कहीं ठहरने के लिए सराय भी बने हुए थे। अब 18 कोस दूरी एक दिन में तय कर पाना आसान काम नहीं था। तो नवरतन रात होने पर एक सराय में ठहर गया। सुबह सराय से निकल नवरतन चलने को हुआ तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिल गया। उसने नवरतन से पूछा, बेटा कहां तक तुम्हें जाना है? नवरतन बोला, बाबा मुझे बसंतपुर जाना है। बूढ़े का चेहरा चमक उठा। बोला, बेटा मुझे भी वहीं तक जाना है, मैं बसंतपुर का ही निवासी हूं। अगर तुम मेरे साथ साथ चलते तो मुझ बूढ़े को सहारा मिल जाता। नवरतन बोला, बाबा क्यों नहीं, चलो हम साथ साथ चलते हैं, परंतु हम दोनों में समानता नहीं है। आप बूढ़े हो तो आपका विचार अलग है, और मैं नौजवान हूं तो मेरा विचार भी कुछ अलग है। तो मेरी एक शर्त है कि आप मेरे कामों में दखल नहीं दोगे। अगर दखल दोगे तो मैं वहीं पर आपका साथ छोड़ या तो आगे बढ़ जाऊंगा या फिर वापस चला आऊंगा।
बूढ़े को तो एक सहारे की जरूरत थी। उसे उसकी रहन सहन या आदतों से क्या लेना देना था। बोला, बेटा हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, परंतु मुझे अपने साथ लेते चलो। अब दोनों एक साथ सराय से निकलकर बसंतपुर को चल दिए। अभी बसंतपुर पूरे 10 कोस दूर था और अब बूढ़े का साथ मिल जाने से उसकी दूरी और बढ़ गई थी। अब वे एक दिन में 5 कोस से ज्यादा नहीं चल सकते थे। चलते चलते जब दोनों को दोपहर होने को आई तो एक पेड़ के पास दोनों रुककर आराम करने लगे। बूढ़े ने कहा कि चलो अब भोजन कर लेते हैं। तो नवरतन ने कहा, हाँ अवश्य, हमें भोजन कर लेने चाहिए। दोनों भोजन करने लगे तो नवरतन ने पेड़ के नीचे छतरी लगाकर भोजन पाने लगा। बूढ़ा उसकी यह आदत देख जोर जोर से हंसने लगा। तभी पेड़ पर बैठा कोई पक्षी बूढ़े के भोजन में विष्ठा कर दिया। बूढ़ा का भोजन खराब हो गया, उसे अपना भोजन फेंकना पड़ा। नवरतन ने आराम से खाना खाया, फिर पानी पिया। उसके बाद कुछ भोजन जो शाम के लिए बचा कर रखा था बूढ़े को खाने को दिया, साथ में वह छतरी भी दे दिया। बूढ़े ने पहले उसे भोजन लेने में शर्मिंदगी महसूस की, परंतु उसे भूख तो लगी ही थी। नवरतन के दबाव बनाने से भोजन पाने पर राजी हो गया। दोनों वहां से उठे और आगे के लिए चल दिए। शाम तक चलते रहे परंतु उन्हें कोई सराय नहीं मिला। धीरे धीरे रात होने को आई तो बूढ़ा बोला, बेटे हमें अब किसी पेड़ के नीचे आश्रय लेने चाहिए, अब हमसे चला भी नहीं जाता। दोनों एक पेड़ के पास ठहर तो गए, परंतु पेड़ के नीचे ठहरना नवरतन को अच्छा नहीं लगा। वह इधर उधर घूम कर देखा। उसे एक ऐसा पेड़ दिखाई दिया जिस पर रात में चढ़कर आश्रय लिया जा सकता था। उसने बूढ़े से कहा कि बाबा हमें पेड़ के नीचे नहीं सोने चाहिए, बल्कि पेड़ के ऊपर मोटे तने पर सोने चाहिए। बूढ़ा पेड़ पर चढ़ने से मना कर दिया और बोला, नहीं मैं तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। बूढ़ा आदमी हूं, कहीं पेड़ से गिर गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। तुम खुद पेड़ पर चढ़कर आराम करो। तुम तो भाई बंदर हो, कहीं भी रह लोगे। मैं भला चंगा इंसान हूं। नवरतन बोला, तब तो आपका और हमारा साथ यहीं तक था। आप आराम करो पेड़ के नीचे, मैं तो आगे चला। बूढ़े ने देखा कि ये नाराज होकर कहीं साथ छोड़ भाग गया तो मैं अकेले मुश्किल में पड़ जाऊंगा। इस वक्त मैं असहाय हूं और एक अंधे के समान हूं। अंधे को तो एक लाठी भी सहारा बन जाती है, ये तो फिर भी इंसान है। माना कि मूर्ख है तो हमें क्या, कौन से इसके साथ बेटी ब्याहनी है। वह नवरतन को खुशामद करते हुए बोला, नहीं बेटा, तुम इस तरह एक बूढ़े को बेसहारा छोड़ रात के वक्त कहाँ जाओगे। चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, परंतु मुझसे पेड़ पर चढ़ा नहीं जाएगा। नवरतन बोला, आपको पेड़ पर चढ़ाना हमारा काम है। उसने बूढ़े को एक मोटे तने पर चढ़ा दिया और एक रस्सी के सहारे लेटा कर बांध दिया और खुद उसके पास बैठ गया। बूढ़े को उस अवस्था में नींद कहाँ आनी थी। बहुत थके होने के कारण भी सो नहीं पाया था। उसने आधी रात को देखा कि पेड़ के नीचे एक बाघ आकर खड़ा है। थोड़ी देर चहलकदमी करने के बाद बाघ चला गया। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़े ने देखा कि एक बहुत बड़ा अजगर पेड़ के पास से रेंगता हुआ आगे चला गया है। अब उसे नवरतन की अक्लमंदी पर भरोसा हुआ। उन्हें लगा कि इस नौजवान से अब अपनी बेटी ब्याहने में कोई बुराई नहीं। अब तक तो मैं इसे मूर्ख और गंवार ही समझ रहा था, परंतु बहुत चतुर है। सुबह होने पर नवरतन ने बूढ़े को पेड़ की शाखा से खोलकर पेड़ से नीचे उतारा। बूढ़ा उसके साथ आगे के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नाला पड़ा जिसमें बहुत थोड़ा पानी बह रहा था। बूढ़े ने अपना जूता निकाला, अपने हाथ में लिया और नाला पार कर गया, जबकि नवरतन जूता पहने ही नाला को पार कर गया। तो बूढ़े ने सोचा कि थोड़ा अक्लमंद है,
तो थोड़ा मूर्ख भी है। इससे बेटी का विवाह की बात करना मूर्खता होगी। दोनों बसंतपुर पहुंच गए। बूढ़े ने कहा कि चलो आज की रात मेरे घर रहो, कल अपने रिश्तेदार के पास चले जाना। नवरतन ने कहा नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता और रिश्तेदार के पास भी नहीं रहूंगा। यहां एक सराय है, उसी में ठहरूंगा और परसों रोज सुबह अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा। बूढ़ा को तो एक फॉर्मेलिटी अदा करनी थी, उसे घर थोड़े ले जाना था। उसके घर में बस एक बेटी और एक बूढ़ी नौकरानी थी। नौकरानी बस 2 माह से ही रह रही थी। बूढ़े ने घर जाकर अपना जूता उतारा तो देखा पैर में एक शिप गड़ गई है, पैर में से खून रिस रहा है। उसने उस पर दवा लगाई। उसकी बेटी ने यात्रा के बारे में पूछा तो उसने सब बातें विस्तार से बता दिया और ये भी बताया कि वह लड़का तो मुझे बहुत अक्लमंद लग रहा था, परंतु पानी में जब जूता पहनकर उतर गया तो मुझे उससे बड़ा बेवकूफ कोई नजर नहीं आया। परंतु जब घर आकर मैंने अपने पैर को देखा है तो लगता है मैंने कोई भूल कर दी है। कोई खजाना मिलते मिलते उससे वंचित रह गया हूं। मुझे उसकी एक दिन के लिए ही सही अपना मेहमान बनाना चाहिए था। लड़की बोली तो क्या वह इस गांव से चला गया? बूढ़ा बोला नहीं गया तो नहीं है, परंतु फक्कड़ किस्म का आदमी है। मैंने जब उससे अतिथि बनने का आग्रह किया तो साफ इनकार कर गया। लड़की बोली आप सराय में जाओ और उससे कहो कि मेरी बेटी ने तुम्हें भोजन पर बुलाया है। वह अगर चतुर होगा तो अवश्य आएगा और अनाड़ी हुआ तो आग्रह अस्वीकार कर देगा। बूढ़ा जो एक जौहरी था, उसने अपनी बेटी की बात मान सुबह उस नवयुवक के पास सराय में गया। नवयुवक बूढ़े को देख बहुत खुश हुआ और आने का कारण पूछा तो बूढ़े ने बताया कि मेरी एक ही बेटी है। मैंने जब तुम्हारी रास्ते भर की कहानी उससे सुनाई तो वह अब तुम्हें शाम में भोजन के लिए बुलाया है। हमें उम्मीद है तुम उसकी आग्रह स्वीकार करोगे। नवरतन बोला भला मैं आपकी बेटी के आग्रह पर आपके घर कैसे जा सकता हूं? ना तो मैंने उसे कभी देखा है और न उसने मुझे कहीं देखा है। हां, अगर आप स्वयं आग्रह करो तो मैं आपके यहां भोजन के लिए आ सकता हूं, परंतु वहां रुकूंगा नहीं। बूढ़ा बोला मैं क्यों रोकना चाहूंगा, बस भोजन कर वापस आ जाना। शाम में जब नवरतन बूढ़े के घर पहुंचा तो संयोग से उसका सबसे पहले बूढ़े सेठ की बेटी से सामना हो गया। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। जितनी सुंदर लड़की थी उससे जरा भी कम सुंदर नवरतन नहीं था। सहसा लड़की को लोकलाज का ख्याल आया तो घर के अंदर चली गई। नवरतन तो अपने को ठगा महसूस करने लगा। उसे लगा कि मुझे लड़की को इस तरह अपलक आंख में आंख डाल कर नहीं देखने चाहिए था। वह लड़की है, वह देख सकती है, परंतु मैं नहीं। शायद बुरा मान गई है और अब तो सामने भी नहीं आने वाली। सचमुच भोजन के वक्त लड़की भोजन लेकर नहीं आई, बल्कि नौकरानी से भोजन भेजवा दिया। साथ में एक संदेश भी नौकरानी से कहलवा भेजा कि उससे बोल देना कि आसमान में 4 सितारे एक से बढ़कर एक हैं प्यारे। नौजवान ने कहा कि नौकरानी तुम अपनी मालकिन से बता देना कि आसमान में 3 सितारे, उनके अद्भुत गजब नजारे। नौकरानी ने यह संदेश मालकिन को सुना दिया तो वह नौकरानी पर बहुत नाराज हुई और बोली कि तुमने उस नवयुवक के 4 में से एक पराठे चुरा लिए। उसने अपने संदेश में यही भेजा है। सचमुच नौकरानी ने पराठे चुरा लिए थे। लड़की ने उस नौकरानी को काम से निकाल दिया। जो नौकर मेहमानों के साथ धोखाधड़ी करे उसे तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। उसने यह बात अपने पिता से बताई तो वह युवक की चतुराई पर बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी से बोला कि क्या यह लड़का तुम्हारे लिए सुयोग्य रहेगा?
लड़की बोली, आप खुद अक्लमंद हो। बेटियां अपनी शादी की बात अपने मुंह से नहीं करती। बूढ़ा लड़की की बात समझ गया। वह भागा भागा पुनः सराय में गया और आग्रह कर उस लड़के को घर ले आया। उसने बताया कि तुम मेरी बेटी को बहुत पसंद हो। अब अगर तुम्हें मेरी बेटी पसंद हो तो अपने पिता को लेकर आना, हम तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से कर देंगे। नवरतन को तो जैसे किसी ने संजीवनी दे दी। उसने बूढ़े से कहा कि आपकी बेटी लाखों में एक है, अभागा ही होगा जो इस प्रस्ताव को ठुकराए। हम अगले हफ्ते ही बारात लेकर आएंगे, आप समय तय कर लो। इस प्रकार एक सेठ की चतुर बेटी का विवाह किसान के बेटे से संपन्न हो गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।